अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें करी उसमें हम ये कह रहे थे कि जो सरफेस थी वो फ्लैट थी। अब मगर हम देखें आउटर वर्ल्ड को तो इतनी फैसिनेटिंग चीजें हैं, मगर यार सरफेसेस तो कर्व्ड होती हैं। जैसे कि अभी जो मैं लेंस पहना हुआ हूं, जो स्पेक्स हैं, इसकी सरफेस कर्व्ड है। तुम टेलीस्कोप को देखते हो, हम बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, इतने फैसिनेटिंग होते हैं, बट उसके अंदर भी जो लेंसेज लगे होते हैं वो कर्व्ड सरफेस हैं। हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और वो अपना हाथ देखता है जब ज्योतिषी साहब, तो उनके पास एक लेंस होता है ऐसे, वो जो यूज कर रहे होते हैं और जूम इमेज बन रही होती है, वो भी एक कर्व्ड सरफेस है। अगर आप अपनी वॉच सुधरवाने जाते हो तो वो आंख में कुछ फंसा के ऐसे देख रहे होते हैं, वो भी एक लेंस है, कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसी बहुत सारी कर्व्ड सरफेसेस है जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कर्व्ड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब जब कर्व्ड सरफेस की बात होती है तो यार दिमाग में आता है कि कर्व्ड सरफेस, जैसे हम लोग मिरर वगैरह में पहले कभी पढ़ा करते थे या जूनियर क्लासेस में कुछ सुना है हमने, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अब यहां पर भी कहानी को तो देखना पड़ेगा उस नजरिए से भी अपन को। तो हमने ये कहा कि भाई हम लोग हमेशा रेयरर मीडियम में खड़े होकर देखेंगे। अगर हम ये कहें कि ये मेरा रेयरर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है, तो आपका ये डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम था, तो आप जब उस साइड से इसको देखोगे तो आपकी जो सरफेस आपको दिख रही है वो कुछ इस तरह की दिख रही है, बल्ज आउट हो रही है, बीच में से बाहर की तरफ हो रही है। इसे हमने कहा कॉन्वेक्स, मतलब कि ये आपके पास हो गई कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर आप इसको थोड़ा अलग तरह से देखें, मतलब कि जो स्फेरिकल वाला पार्ट था, इसके बाहर वाला पार्ट डेंसर है, मतलब कि ये सेक्शन डेंसर है और ये सेक्शन जो आपके पास है ये रेयरर सेक्शन है। तो अब आप अगर सरफेस को देखोगे तो आपकी सरफेस कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। जहां से अपन रेयरर से देखेंगे हमेशा तो ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इस टाइप की सरफेस को अपन बोलते हैं कॉनकेव। मैं हमेशा बोलता हूं कॉनकेव को याद रखना है तो कैविटी याद रखो। दांतों में हो जाती है ना कैविटीज, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते जब तुम, तो वैसे ही कैविटी मतलब अंदर की तरफ, कॉनकेव। ठीक, सो कॉन्वेक्स हो गया, एक कॉनकेव हो गया। इसके बाद जब हम ये सरफेसेस लेते हैं तो कुछ टर्म्स हमको ध्यान रखने चाहिए। वो हैं जैसे कि सबसे पहला टर्म, यार ये जो सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट है। भाई ऑब्वियसली ये स्फीयर ही दिख रहा है, अगर मैं इसको कट भी करूंगा तो वो जो कट वाला पार्ट होगा वो इस स्फीयर का पार्ट ही होगा ना। तो इसके सेंटर को अपन कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? बस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की मुझे बात बतानी थी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाके इसका यूज करना है, इससे ज्यादा का मुझे यूज नहीं करना। मैं जबरदस्ती अपनी एनर्जी क्यों लगाऊं, तुम्हारा भी दिमाग क्यों लगवाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आया हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब ये जो आप सरफेस ले रहे हो, आपके पास एग्जाम में जो आते हैं वो कॉन्वेक्स भी आता है, कॉनकेव भी आता है, बट एज सच अभी तक तो अब मेंशन नहीं करते वो कि कॉन्वेक्स के लिए करो, कॉनकेव के लिए करो। जनरल वो बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो भाई कॉन्वेक्स के लिए अपन कर लेते हैं, कॉनकेव का नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये जो हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब अगर आप देखो तो ये जो कर्व सरफेस थी AB, ये इस रेड वाले स्फीयर का पार्ट है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो ऑब्वियसली ये सरफेस बाहर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स दिखेगी। ठीक है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा वो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं, अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। अब ये रे यहां से आई, जब ये रे यहां से इंसिडेंट हुई तो भाई ये रे कह रही थी मैं तो ऐसे जाने वाली हूं। ठीक है, मगर क्योंकि अब मीडियम बदला तो रास्ता बदलाएगा। रास्ता तो तब पता चलेगा, तुम जा रहे हो रेयरर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगे। नॉर्मल की तरफ बेंड तो तब होगे ना जब तुम्हें पता होगा कि नॉर्मल क्या है और नॉर्मल कैसे निकालें। इसी दिन के लिए मैं इतना फोर्स कर रहा था तुमको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक स्फीयर है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है, मतलब कि रेडियस, वो सरफेस पे नॉर्मल होती है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाली जो लाइन थी ये इंसिडेंट रे थी और ये आपके पास जो सेक्शन बना, ये वाला सेक्शन, ये आपका बन गया नॉर्मल। और ये जो आपके पास एंगल आएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? बहुत आराम से डायग्राम समझना है तुमको पहले। अब ये रे जा रही थी सीधी स्ट्रेट, मगर क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये रे अब आ रही है डेंसर में, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल और ये रे चली गई यहां पर। बिल्कुल क्लियर? एक डायग्राम तो क्लियर हो गया, एक रे तो क्लियर हो गई। दूसरी रे जो बिल्कुल सीधे आ रही है, ये सेंटर की तरफ आ रही है। अगर ये सेंटर की तरफ आ रही है मतलब नॉर्मल है,
मतलब कि आई जीरो हो गया तो आर भी जीरो हो गया, ये रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अब एक रे तो आपकी यहां से ऐसे आ गई और एक रे आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, तो दोनों की दोनों रेज यहां पर मिल रही हैं, यानी अल्टीमेटली आपके पास जो इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है। डायग्राम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीधे सीधे फिर से समझते हैं। देखो, एक रे गई, आपने नॉर्मल बनाया, इस रे को बेंड करवा दिया, ये तो हो गई पहली रे। एक रे बिल्कुल आई जीरो तो आर भी जीरो, तो सीधे जाकर यहां पर मिल गई, आपकी यहां पर बन जाएगी इमेज। हम सारी डिस्टेंसेस कहां से निकालते हैं? हम सारी डिस्टेंसेस निकालते हैं इस पॉइंट से, जिसको अपन बोलते हैं पोल। ठीक है, एक्चुअली में अभी उसको मैंने m लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉमेनक्लेचर है। हम सारी डिस्टेंसेस यहां से निकालते हैं, तो यहां से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जब भी आपकी रेज जा रही है इस तरफ से और आप जब भी उनके अपोजिट जाओ तो हमेशा नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी माइनस का u। ये आपका पॉइंट है, यहां से आप इमेज की तरफ जाओ तो इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और क्योंकि रेज भी इधर आ रही हैं, आप भी इधर जा रहे हो, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। इसके बाद पोल से लेके ये रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, जो रेडियस थी इस स्फीयर का, उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें मेंशन यहां तक करना चाहिए हमको। ये डिस्टेंस जो है, यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, ये डायग्राम भी हमने समझ लिया। एक बार डायग्राम समझ में आ गया, अब अपन को जो डेरिवेशन करना है इसके लिए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी बूटी की। तो भाई सबसे पहले अप्लाई स्नेल्स लॉ, पापा ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा दो, पहली स्टेप टिक। ओके बाबा जी। उसके बाद हम हमारी आसानी के लिए सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे लेंगे, और जब एंगल बहुत छोटे होंगे तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। जब आप उसको थीटा लोगे तो म्यू इज इक्वल टू आएगा साइन आई बाय साइन आर, यानी आई बाय आर। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो आपको फिर दो ट्राइंगल ढूंढने हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, जो आपको निकाल कर देंगे, एक बार आई और एक ट्राइंगल से आप निकालोगे आर। अब कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तुम्हारे पुराने पाप। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम उसके थर्ड वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी। एंड फाइनली एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस आप यूज करोगे, कहानी खत्म। फिर से बूटी समझ लो, कहां से शुरू करना है? स्नेल्स लॉ। ठीक, थीटा बहुत छोटा, आई और आर। अब क्या करोगे? अगली स्टेप दिख रही है, आई और आर की वैल्यू निकालोगे, ट्राइंगल से ही निकालोगे। क्या करोगे उसके लिए? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करोगे, और जब भी बाद में एंगल बचेंगे वहां लिख दोगे एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, कहानी हो जाएगी खत्म। अब आसान कैसे करें और कैसे आसान करें? तो हम लोगों को कुछ यहां पर अजम्पशंस लेने होते हैं। अजम्पशंस ये हैं कि अपर्चर इज वेरी लार्ज, मतलब कि ये जो सरफेस है जो इतनी कर्व्ड दिख रही है, एक्चुअली में ये सरफेस बहुत ही कम कर्व्ड है, मतलब बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट है ये। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये बहुत पास होंगी ना यहां पर, तो ये एंगल बहुत छोटे बनेंगे, और यही हमारा अगला अजम्पशन है, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि रेज जो है वो बहुत ज्यादा पास हैं, और इसीलिए ये जो मैंने अलग से यहां पर एक वर्टिकल लाइन तुम्हारी बुकिश स्टाइल में बनाकर दिखाई है, बट मैं ये जो पीएम वाली डिस्टेंस है इसको बहुत छोटा मानूंगा और नेग्लेक्ट करता चला जाऊंगा। ठीक, तो हमारे पास कहानी खत्म। हमने अजम्पशन समझ लिए, हमने बूटी समझ ली, अब अपन डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलो भाई डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहली स्टेप क्या बोली थी बाबा जी ने? स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। कहां से कहां जा रहे हो आप? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जा रहे हो, स्नेल्स लॉ लगा दिया। इस पूरे सेक्शन को गौर से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो अपन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो साइन आई बन जाएगा आई। ये देखो साइन आई इज आई एंड साइन आर इज आर। अब 1 म्यू 2 हमने पढ़ा था एक रिलेशन कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर नहीं ले रहे हैं, हम इसको एक मीडियम ले रहे हैं म्यू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 म्यू 2 को? हम इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। याद करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और याद नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियो का रेफरेंस देता हूं तुमको, W म्यू जी ऐसा कुछ था, इसको अपन लिखते थे म्यू जी अपॉन म्यू W, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का रिलेशन।
तो यहां पर अपन जनरल निकाल रहे हैं, पहले वाले को μ1, दूसरे वाले को μ2। अगर ये एयर होगा तो μ1 1 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा और क्या होगा। तो इसीलिए W म्यू जी, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू करते थे, वैसे ही 1 μ2 को हमने कर दिया μ2 अपॉन μ1। अब आप गौर से देखो, ये वाली स्टेप को यहां रख दो, तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1, और इन दोनों के एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा I बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहली स्टेप आपके सामने तैयार हो चुकी है, यानी μ2 इंटू आर इज इक्वल टू μ1 इंटू आई। दैट्स इट। अब क्या बोला था बूटी में मैंने तुमसे, पहली स्टेप डन, अप्लाई स्नेल्स लॉ, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अब क्या चाहिए तुम्हें, दो ट्राइंगल ढूंढने हैं जिसमें एक में आई निकलेगा दूसरे में आर, और कौन सी थ्योरम यूज करोगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। चलो भाई इसको भी देख लो। अब तुम्हें देखना है एक आई के लिए और एक आर के लिए। मैं तुम्हें ट्राइंगल दिखाऊं, देखो जरा गौर से। एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है मुझे, दिखा क्या, ये एंगल जो आई है अपने पास, ये आई बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल। अगर आपका आई एक्सटीरियर एंगल ये ट्राइंगल है, हाईलाइट भी कर देता हूं। इंटीरियर एंगल्स कौन से बने, अल्फा और गामा। एक्सटीरियर कौन है, आई। तो भाई कहानी खत्म, पहली चीज हो गई अल्फा प्लस गामा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दैट्स इट। अब क्या चाहिए तुमको, अब तुम्हें चाहिए था आर। आर कहां दिख रहा है, चलो आर को भी ढूंढ लेते हैं यार। ये लो, आर की कहानी के लिए एक ट्राइंगल तो खत्म, आर का ट्राइंगल ढूंढने, क्या ये आर मिल रहा है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या एक और, ये देखो ये वाला। अगर इस ट्राइंगल को देखो आप गौर से, तो यहां पर ये वाला जो आपके पास है, ये आर है, ये आर है, ये बीटा है, और एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास यहां पे बनेगा ये गामा। क्यों, क्योंकि हमने क्या मान के रखा है, हमने ये मान के रखा है कि ऑब्जेक्ट यहां पर बना रही है अल्फा एंगल, ये बना रहा है बीटा, और ये बना रहा है गामा। आपको ये लग रहा होगा ये आया कहां से, तो कहीं से नहीं आया, हमने इसको अल्फा बीटा गामा मान लिया कि ऑब्जेक्ट बना रही थी अल्फा एंगल, ये बना रहा है बीटा और ये बना रहा है गामा, इसको हम गायब कर देंगे। हमने अपनी आसानी के लिए ऑब्जेक्ट का अल्फा बीटा और ये गामा कंसिडर करके रखे हुए थे। तो आप क्या लिखोगे, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। मिल गया, सो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। अब जैसे ही ये मिला तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अल्फा बीटा गामा हमें नहीं पता, हमने तो मान के रखे, फाइनली गायब कर देंगे। आई मिल गया, आर मिल गया। जैसे ही आई और आर मिला, फट से इन दोनों को उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो। जैसे ही इन दोनों को रखोगे, μ2 इंटू आर, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, μ1 इंटू आई, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा। गामा वालों को सेपरेट करो, तो ये ओपन कर दिया, μ2 इंटू गामा माइनस μ2 इंटू बीटा, μ1 इंटू अल्फा प्लस μ1 इंटू गामा। गामा वाले को यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा μ2 गामा माइनस μ1 गामा, गामा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। और ये चीज जब उधर जाएगी तो ये हो जाएगा μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा। ये आपकी इक्वेशन बन गई, μ2 माइनस μ1 इंटू गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा। दो स्टेप कंप्लीट हो गई भाई। मैंने क्या कहा था, स्नेल्स लॉ, थीटा अगर बहुत छोटा है, दो ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आई और आर, उसकी वैल्यू को रख के सेपरेट कर लिया। अब बस लास्ट स्टेप बची है, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। देखो जरा गौर से, यही आया था μ2 माइनस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा। जैसे ही आपके पास आया, अब आपको क्या चाहिए था, गामा। आपको गामा की वैल्यू चाहिए थी, तो देखो भाई ये आपके पास है आर्क। मैंने कहा था ये पी और एम बहुत पास में है, क्योंकि अपर्चर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए पी और एम बहुत पास में थे। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये आ जाएगा आपके पास mn, और रेडियस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, m से लेके c तक। सो आपके पास गामा हो जाएगा mn अपॉन mc, ये डिस्टेंस। अल्फा की बात हमने ये मान लिया ना, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो मैं इसको p की जगह m ही लिख रहा हूं, तो आर्क हो जाएगी आपके पास mn, और ये जो रेडियस है आपके पास, ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा u। सो ये आ गया आपके पास mn अपॉन mo, और mo क्या है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस क्या है, इस तरफ है ना, इसीलिए माइनस का u, ये हो गया। बीटा क्या आ जाएगा, तो देखो अब तुम मुझे बता दो जरा बीटा क्या आ जाएगा। ये देखो ये आर्क है और ये रेडियस है आपके पास। अगर ये आर्क है mn और रेडियस हो गई ये mi, और mi को अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं, और इस तरफ है तो प्लस हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा mn अपॉन v। तो ये आ गया अल्फा mn अपॉन माइनस u, बीटा आ गया mn अपॉन v, गामा आ गया mn अपॉन r, μ2 माइनस μ1, गामा की जगह पे mn बाय r,
म्यू टू इंटू क्या था अपने पास, बीटा, बीटा की जगह पे mn अपॉन वी, प्लस म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है mn अपॉन माइनस यू, mn कॉमन होके कैंसिल हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये आ गया, mn कॉमन हो चुका था, म्यू टू बाय वी माइनस हो जाएगा बीच में म्यू वन बाई यू, ये आ गया आपके सामने बेहतरीन 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 सा डेरिवेशन, और ये आपको लेंस मेकर की तरफ लेके जाएगा, लेंस बनाने की तरफ लेके जाएगा। वैसे तो अभी इसके हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने बाकी हैं, बट ये कॉन्वेक्स वाली सरफेस का जो डेरिवेशन था बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ एक ही काम करना था, स्नेल्स लॉ लगा के साइन थीटा को थीटा लिख के एक्सटीरियर एंगल से आई और आर निकालो और एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस करो। मैंने पूरी कोशिश करी तुम्हें दिखाने की जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रही है, ये ध्यान रखना, वो अल्फा बना रही है, जो इमेज है वो कितना एंगल बना रही है बीटा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है नॉर्मल, ये गामा था। ये हमने इंटरमीडिएट लिए थे मगर हमने इनको गायब कर दिया था और यू वी और आर के टर्म्स में अपना फॉर्मूला निकाल के अपन ले आए थे। तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। मैंने कहा है मार्क्स तो आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा, और डेरिवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल भी इस सोच के साथ मत चलना कि सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, हम तैयारी करेंगे, दोनों तरह से करेंगे, और ऐसी करेंगे कि इस बार सीबीएसई से कहेंगे कि आओ तुम्हें जो पैटर्न देना है दो, हम तो करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ और कॉनकेव सरफेसेस के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।